नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि हमने एक मुहिम शुरू करी थी कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे देश की सबसे बड़ी वो है एम्प्लॉयमेंट की। और आपने कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट की जाए, जॉब्स कहाँ से आएंगी। गवर्नमेंट ने बोल दिया अवर बिजनेस इज़ नॉट टू बी इन बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस करेंगे नहीं, जॉब्स क्रिएशन वो गवर्नमेंट करने वाली नहीं है। तो फिर जॉब आएगी कहाँ से? तो इसके ऊपर हमने 3-4 वीडियोस बना लिए और नरेंद्र जी को बुलाया था स्पेशली। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हुई हैं ये अल्टरनेट इकोनॉमी के ऊपर कि कैसे जॉब जनरेशन हो सकती है। इन्होंने कई डिटेल में इसके ऊपर पूरा बताया कि कैसे पुराने सिस्टम में या पुराने जो एशियंट टाइम्स में भारत में जॉब जनरेशन कैसे होती थी, और अभी दोबारा से हमें शायद उसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम यूथ के लिए बात आई या रिटायर्ड लोगों के लिए बात आई तो इन्होंने बोल दिया कि भाई पेड़ लगाओ, बहुत अच्छा काम है, आप साथ में चक्की चलाइए तो भी उससे भी हेल्थ भी ठीक रहेगी और जॉब भी आएगा, इनकम भी आएगी। तो लोगों ने बोला सर अब हम इस उम्र में आकर या इतना पढ़ लिख कर हम चक्की तो चलाने वाले नहीं हैं, तो इसलिए हमें कोई और अल्टरनेट सिस्टम भी बताइए जहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। कई लेडीज़ ने बोला हमें कि भाई हम क्या करें, हम हाउस वाइफ्स हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमें भी जॉब चाहिए। कई रिटायर्ड लोगों ने बोला कि हमें भी जॉब का बताइए ताकि हम बिजी रह सकें, पैसे का इनकम का सोर्स तो है हमारे पास पेंशन आती है, या कईयों के पास पेंशन भी आती नहीं है, उन्हें भी इनकम सोर्स चाहिए। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज नरेंद्र अग्रवाल जी से। बड़े ही सुलझी हुई बात करते हैं। सर सबसे पहले जय श्री राम। Namaste, Jai Sri Ram. Thank you for calling me again, and it is my pleasure and privilege also talk about employment in detail, which we have last 20 years, because ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी कि जो भी मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग होते थे, दोस्तों के भाई, सर नौकरी लगवा दीजिए, ये प्रॉब्लम है, इस पे हम काफ़ी तौर पे आए। तो इस पे चर्चा करने में मुझे खुशी भी होगी और हमारी ये प्रयास भी है कि जॉब लगे, सबकी लगे, ऑन डिमांड जॉब्स अवेलेबल हों या रादर जॉब्स अवेलेबल हों, करने वाले की मर्जी हो, पैसा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें आज पुनः याद किया। सर टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है और करने को हम पहले भी कर सकते थे, बट वी वर गोइंग थ्रू सडन प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, तो मैं नहीं कर पाया हूँ। बट आज इसको मुद्दे को पकड़ते हैं कि जो यूथ है आज पढ़ लिख गया है, पढ़ने लिखने के बाद अब उसे जॉब चाहिए, जॉब मिलती नहीं है, अगर आती भी है तो कुछ हज़ार जॉब निकलती हैं, लाखों लोग उसको लेने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सारी जो वर्क फोर्स है इसको कैसे हम आगे भारत के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं? कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा कि करोड़ों लोग, ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ लोग हर एक साल ऐड हो जाते हैं वर्क फोर्स में। इतनी जॉब तो कभी भी कोई गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। देन व्हाट शुड दीज पीपल डू? सुमित जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 2-3 चीज़ें इसमें बताने की इच्छा हो रही है। पहले तो ये जो करंट गवर्नमेंट है भारत की, सफिशिएंटली सेंसिबल लगती है, स्ट्रांग लगती है और एक्सपेरिमेंटेशन से घबराती नहीं है, रिजल्ट कुछ। तब ये पहली चीज़ शुरुआती तौर पे कि जॉब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें हमने कहा था सरकार की नहीं है। तब किसी लॉयर ने आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया था कि सरकार की है। और अगर हम फिर से आर्टिकल 21 को देखें तो इट नोवेयर गिव्स गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट्स गिव्स गारंटी ऑफ लाइफ एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया, बट वो ऐड नहीं हुआ और उसको कोई मानता भी नहीं। व्हाट बेस्ट गवर्नमेंट डिड टू गिव रिस्पेक्टेबल लाइफ के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो होगा ये तो अंदाज लगाया जा सकता है। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता तो कम से कम फ्री राशन की लाइन में तो नहीं लगते, मतलब उनकी लाइफ तो अच्छी नहीं। तब आता है कि जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर बहुत पहले देखें, शुरुआती तौर पे जब सिविलाइजेशन बना, जब सरकारें भी नहीं थी, तो सरकारें के पहले ये जिम्मेदारी समाज लेता था कि समाज में सबको काम देने का जरूरत है, कि जिससे जो जैसा काम कर सकते उसको उस हिसाब से काम दे
और उसके खाने की और दूसरी रिक्वायरमेंट जैसी है वो उसको मुहैया कराए। तो पहला वीडियो अगर आप चाइना वाला लें, जिसमें हमने चाइना मॉडल और इंडिया मॉडल लिया था, उसमें था कि जब पहली बार सिविलाइजेशन बना तो उन्होंने कहा कि हम काम क्या करते हैं, तो पहला काम सिक्योरिटी का था, दूसरा एजुकेशन, पढ़ाना, प्लानिंग करना, तीसरा सपोर्ट सिस्टम, चौथा मटेरियल हैंडलिंग। तो हमने डीप में काफ़ी डिटेल डिस्कशन सिक्योरिटी का किया था और उसमें आपको बताया था कि 32 करोड़ लोग देश में सिक्योरिटी कंसर्न में जुड़े रहेंगे, जिसमें 25 से 50 वर्ष की उम्र में जितने लोग हैं वो डायरेक्ट सिक्योरिटी में होंगे। और भारत में अगर नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह लगाई जाए तो जो 15,000 रुपये दिल्ली में मिल रहे हैं, उसको हम बजट में, जो आज 52 लाख करोड़ का है और पैरेलल बजट भी चलता है काला धन का जो कहते हैं, तो 1 लाख करोड़ के बजट में 14 से 15% बजट एक्सपेंडिचर में 8 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ये रोजगार सरकार नहीं देगी, ये समाज देगी। अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कि जब गुलामी होती है, जब देश गुलामी के कगार पे गुजरता है, तो वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति को तोड़ना है तो सबसे पहले उसका फेथ तोड़ दो। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समबडी, ब्रेक हिज फेथ और हर फेथ, एंड बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय फेथ इज टू डिस्ट्रॉय फेथ सेंटर। तो जो धर्म के केंद्र हैं उनको तोड़ दिया जाता है। तो धर्म के केंद्र को तोड़ने के साथ मतलब ये होता है कि जो उसमें एक्टिविटी हो रही हो वो नहीं होगी। अब आज की डेट में मंदिर सिर्फ भगवान से भीख मांगने का, पूजा करने का, पंडित जी से प्रसाद लेने का और बाहर आके भिखारियों की एक जमावड़ा देखने का, ये रह गया। पूर्व में अगर देखें तो मंदिर वॉज ए सेंटर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक पूरी की पूरी कवायद थी कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। तो पैसा इज इम्पॉर्टेंट। जब भी हम जॉब का प्लान करें और किसी भी चीज़ का प्लान करें, तब पैसा कहाँ से आएगा इस पे हम चर्चा करें। तो जो भी वकील साहब लोग और बाकी लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सरकार को देना है इसको, उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो राइट फ्रॉम फर्स्ट इंटरव्यू हमने कहा था कि इतना पैसा आएगा, और इस समाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, सनातनी परंपरा कह लो या धर्म की परंपरा, कि 12% मदर, 12% फादर, 12% सन डॉटर, सेल्फ वाइफ, 12% समाज और 12% सरकार। तो जो 12% का पैसा आता वो समाज का हिस्सा होता। वो मंदिर, गुरुद्वारा जो भी कहें, वो एक इकोनॉमिक लोकल सेंटर होता, उस पर रोजगार की गारंटी होती है। सरकार का काम है सीमाएं मेंटेन करना, फॉरेन रिलेशनशिप करना, डिजास्टर्स मैनेजमेंट करना और न्यूक्लियर जैसे जो आजकल नई चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना, ये सरकार के काम है। और सेलिब्रेशन करना, नेशनल सेलिब्रेशन वगैरह को इंटर करना, ये सरकार के काम है। अभी सरकार के काम लगते हैं कि समाज के हो गए, समाज के काम सरकार के। समाज कम से कम बिखर गया। अगर आप गांव में जाएंगे तो समाज कहाँ है, तो कोई कौन सा समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, बनिया समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, समाज की डेफिनेशन खत्म हो गई। जबकि समाज तो जो आज है पास में वही समाज है, उसमें सारे जाति धर्म सब शामिल हो जाएंगे। एक गांव मतलब एक समाज पूरा। तो समाज की डेफिनेशन गायब हो गई, इसलिए ये सब चीज़ें प्रॉब्लम। तो जब हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का जॉब जो मतलब 6 से 6.5% पॉपुलेशन का 8 करोड़ दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। उसमें जो बुजुर्ग लोग होंगे वो सिक्योरिटी सिखाएंगे, जो मिडिल एजेड होंगे वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट करेंगे, और जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, और डायरेक्ट जो लड़के लड़कियां हैं वो सिक्योरिटी में। तो 8 करोड़ लोग अगर सिक्योरिटी में होंगे तो बेसिकली 8 करोड़ अग्निवीर आप इकट्ठे कर रहे हैं। जो 40-50 हज़ार 80 हज़ार की सरकार बात कर रही थी, 80 हज़ार की बात नहीं, वो 8 करोड़ की बात हुई। और आज जैसा भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है जिसमें युद्ध की कवायद और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न, उसमें 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जो अल्टरनेट इकोनॉमी के टॉपिक नंबर 11 में
जॉब एम्प्लॉयमेंट में, और सिक्योरिटी वाला इकोनॉमी ऑफ वार, इकोनॉमिक्स ऑफ वार एंड इकोनॉमिक वारफेयर नाम का टॉपिक है, उस डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक चीज हुई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम पेड़ लगाने के बारे में बात किए चक्की चलाने में। हालांकि पेड़ लगाने और चक्की चलाने में भी बता दें कि अगर पेड़ लगाएंगे तो बेसिकली आप शिफ्टिंग टू एग्रो फॉरेस्ट्री, तो जो लॉजिस्टिक्स होगा, जो पेड़ों का फल निकलेगा, जो लकड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कार्बन इम्प्रिंट्स की बात करते हैं या ऑक्सीजन लेवल बात करते हैं शिफ्टिंग की, इसमें तो सारे कंप्यूटराइज ही कार्यक्रम होता है ना। प्राइमरी वर्क फुट पेड़ लगाना होगा, बट उससे जनरेट जितने भी सेकेंडरी वर्क होंगे उसमें पढ़े लिखे लोग लगेंगे, मैनेजमेंट में है। मान लो आप जंगल लगाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट भी होगा, डिसास्टर्स मैनेजमेंट भी होगा, उसमें लॉजिस्टिक के हाँ इतने फल इकट्ठे हुए, कोल्ड स्टोरेज भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोल्ड स्टोरेज, ये सब सपोर्ट जॉब होते हैं। तो व्हेन वी टॉक कि पेड़ लगाना है, इट्स नॉट ओनली पेड़ लगाना। जब हम चक्की चलाने की बात करते हैं तब आटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आटे का बेचना होता है, गेहूं का बेचना होता है, पूरी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। तो वो एक पूरी की पूरी जो आज एक शिफ्ट की तरफ आता है, एग्रेरियन इकोनॉमी से आप एग्रो फॉरेस्ट्री पर शिफ्ट हो, टोटल मशीन ओरिएंटेड जो काम है उसमें एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करें कि कहाँ तक मशीन है और कहाँ तक मैनुअल, ये दोनों चीज़ों की बात हुई थी। तो हमारी गलती है कि शायद हम लास्ट वीडियो में डायरेक्ट नहीं बता पाए कि इस तरह से चीज़ें होंगी, या जनता ने वैसे लिया। बट आई रियली थैंक यू कि ऐसे क्वेश्चन आए और हमें एक दोबारा मौका मिला इस चीज़ का। तो इतना अभी हम रिकैप किए। आगे अगर कुछ और पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको बड़ा सीरियसली आज पेश करते सबके बाद कि जॉब्स कहाँ से आएंगी। दूसरा, जैसे हमने कहा कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय समबडी, डिस्ट्रॉय हिज फेथ, हर फेथ, एंड बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय हिज फेथ सेक्टर। तो पुराने जमाने में शाम को बच्चे कहते थे मंदिर चलें, और बुजुर्गों ने ले जाते थे। तो इट्स नॉट कि दर्शन करने जा रहे हैं, बिकॉज मंदिर में एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी होती थी। तो सारा का सारा एंटरटेनमेंट मंदिर में होता था, सारा का सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी मंदिर में होती थी। तब वो बच्चा मंदिर जाता था, खेलना है खेल सकता, देखना है देख सकता है। तो एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स जो आज सिर्फ मोबाइल और पैसिव स्पोर्ट्स हो गया, क्रिकेट खेलेंगे और करोड़ लोग देख रहे हैं, वो पैसिव ना होकर एक्टिव होता था। तो मंदिरों की जिम्मेदारी होती थी कि एक हेल्दी, मॉडर्न और सब लोग फैमिली के साथ देख सकें ऐसा एंटरटेनमेंट मुहैया कराना। और स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया, खेल हो गया, खो खो हो गया, जितना भी खेल है वो बच्चों के लिए मंदिर की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। तो इस पूरे के पूरे काम में जो बुजुर्ग लगते थे और महिलाएं लगती थी, स्पेशली एंटरटेनमेंट में, कि हाउसवाइफ हैं, दिन भर काम किया, शाम को देखने चले गए। और अगर आप आदिवासियों को देखें तो उनके यहाँ सारे लोग एंटरटेनमेंट करते हैं शाम को। अगर आप छत्तीसगढ़ के जसपुर वगैरह में जाएं और अगर आप शादी वगैरह में देखें तो बैंड 100 लोगों के बैंड होते हैं, 70-80 लोगों का बैंड चला आ रहा है। यहाँ जो 10-20 लोग आते हैं बैंड मास्टर, वहाँ पे 80 लोग बाराती न समझ के बैंड मास्टर होते हैं। पूरी के पूरी एक कवायद आती है और बहुत हारमोनी के साथ, बहुत रिदम के साथ वो डांस करते हुए साथ में चलते हैं, क्योंकि इनका सबका होता है। तो अगर एंटरटेनमेंट देखें तो एंटरटेनमेंट करीब करीब 6% पॉपुलेशन को, 6% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। भोपाल जैसे शहर का हमने एक आकलन किया था कि अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख है, तो अगर 1 लाख पे एक सेंटर बनाया जाए कि जिस एंटरटेनमेंट दे सकें, और एक दिन में 500 या 1000 लोग उसमें जा सकते हैं, 200 चले एंटरटेनमेंट की, तब शिफ्टिंग और डेली फ्रेश एंटरटेनमेंट देने के लिए आपको करीब करीब भोपाल जैसे शहर में 1 लाख आर्टिस्ट चाहिए। तो इतने सारे आर्टिस्ट के साथ सपोर्ट सिस्टम भी आएगा, साइकिल रिक्शा वाला है, टेम्पो वाला है, खोमचे वाला, ये सब आएंगे।
तो वहाँ पे डेली एंटरटेनमेंट देने के लिए 6% पॉपुलेशन मतलब 1 लाख लोग आपको सिर्फ भोपाल जैसे शहर के एंटरटेन, और ये सब लोकल होगा। तो आज जो फ़िल्मों में और टीवी पे और सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी खत्म होगी। जो पोर्नोग्राफी चल रही है और मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लोग पड़े हुए हैं, वो लाइव मीडिया चलेगा, आपकी डिपेंडेंसी उस पे है। और ये प्रयोग किए जा सकते हैं, और ये सरकार के बिना भी किए जा सकते हैं। सरकार अगर सहयोग करेगी तो जल्दी हो सकती। तो आज इस चर्चा में ये कहना कि सरकार का काम एंटरटेनमेंट पे टैक्स लगाना नहीं है, सरकार का काम है कि लोग एंटरटेन्ड रहें, जिससे कि सड़कों पे जो दंगा फसाद होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं वो ना हो। और ये पूरी धर्मनिरपेक्ष तरीका से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मस्जिद का अलग चल रहा है, मंदिर का अलग चल रहा है, गुरुद्वारे का। एक होलसम लोकल म्यूजिक समाज जो हमने शुरू में डिफाइन किया कि एक गांव का पूरा होलसम, वहाँ पे आप किसी भी तरह का बच्चों के लिए, और जाहिर तौर पे अगर सामूहिक होगा तो एक सिस्टम, एक शिष्टाचार की कोशिश तो होगी। तो ये एक 6% पॉपुलेशन आप समझ रहे हैं ना, अगर देश में देखा जाए तो 140 करोड़ में 6% मतलब 8 करोड़ लोगों को ये रोजगार देता है एंटरटेनमेंट। 8 करोड़ लोग सिक्योरिटी में चाहिए। तो ये दो मोटे मोटे हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री की जो बात की थी उसमें अगर मतलब लोग चर्चा करें तो उसमें करीब करीब 2 से 3% लोग फॉरेस्ट्री में, चक्की चलाने में 2-3% लोग, ये एक मोटे मोटे कवायद पे अब 18 से 19% लोगों को जॉब दे सकते हैं। अब आज की डेट में मान लो मुझे जॉब की जरूरत नहीं बट एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो मैं शाम को देख लूँगा। सो चक्की चलाना इज नॉट ओनली ए जॉब, इट्स अ टाइम पास आल्सो। कि जो बुजुर्गों को, या इंग्लैंड का एग्जांपल लिया, जो आप बता रहे हैं ना, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाइना के अंदर देखता हूँ। यहाँ पर फॉरेस्ट लगाने का काम बहुत बड़े लेवल पर है। आम जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं उनको लेके जाया जाता है डेजर्ट्स के अंदर। इवन की जो फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पर पेड़ लगवाए जाते हैं। उनको बोला जाता है कि यू ओन दिस प्लांट, तो उसको देखते हैं आके हर एक महीने के बाद कितना ग्रो हुआ, एक ओनरशिप की फीलिंग आती है। और उसके बाद इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है कि अब जो जो यहाँ पर जो पहाड़ भी हैं उनको मेंटेनेंस के लिए उन्होंने बुजुर्गों को लगा दिया कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपने जो जितने पहाड़ हैं यहाँ पर वो सारे वेल मेंटेन्ड है, घास कटी हुई है, वहाँ पे फल फ्रूट निकलता है, वो इकट्ठा करके उसको मार्केट में भेजते हैं। एंड अभी तो इतनी पैदावार हो गई है कि यहाँ पर रखने की जगह नहीं है इनके पास, चाइना के पास। सो व्हाट यू आर सेइंग आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि भाई आप वही मॉडल बोल रहे हैं जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ चाइना में। एंड इट्स अ ह्यूज मॉडल, ये छोटा मॉडल नहीं है जो लोग सुन रहे हैं। फॉर देम इट माइट लुक लाइक यार कौन सी बातें बोल रहे हैं, बट इट्स अ ह्यूज इकोसिस्टम जिसमें करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और कंट्री भी साफ रहती है। तो फिर से अभी बीच में आए पेड़ लगाने पे थोड़ा सा, जैसे बिहार जैसी जगह है वहाँ इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं। एक जमाने में सुना जाता था कि जो भी फॉरेन आक्रांता आते थे वो गंगा नदी पार करके मगध नहीं पहुंच पाते थे, इतने बीहड़ जंगल होते थे। आज देखोगे प्लेन वेरन लैंड्स, इतनी उपजाऊ जमीन होने के बाद भी पेड़ नहीं है। तो अगर बिहार पेड़ लगाता है और फ्रेश ऑक्सीजन भेजता है तो कोई लेन देन हो सकता है दिल्ली और बिहार के बीच में कि आप इंडस्ट्रीज का धुआं भेज रहे हो, हम फ्रेश एयर भेज रहे हैं। आप सामान भेज रहे हो या मान लो दूसरा फ्रेश एयर, तो फ्रेश एयर को एक कमोडिटी, अगर सही शब्द नहीं होगा बट एक एक्सचेंज की बात करें तो जो फ्रेश एयर भेज रहा है उसको कुछ तो मिलना चाहिए। जैसे अमेजोन के जंगल हैं, अगर वो दुनिया के लंग्स हैं तो उनको हमें कुछ भेजना चाहिए पैसा कि भाई आप फ्रेश एयर मेंटेन कर रहे हो एंड वी ओ दिस, बिकॉज वैसे चलता है। तो ये 3-4 तरीके के हो गए। एंड आई थिंक मतलब चाइना में चल रहा है, एंड आपने चाइना का एग्जांपल दिया, भारत भी कर सकता है। और सरकारों से मतलब आग्रह तो हम बहुत पहले से कर ही रहे हैं, 1 बरस से, जब से अल्टरनेट इकोनॉमी किताब आई है। आई मेक इट ए पॉइंट कि G20 के लीडर्स को भेज दिया जाए, और करीब 10-12 हज़ार लोगों को तो हम मेल करे हैं वो किताब, और वो फ्री है। बिकॉज चीज़ों को अगर होना है तो कम से कम एजेंडा और मैन्युस्क्रिप्ट या जो भी बुक्स तो फ्री होनी चाहिए, तो वो फ्री है।
अब इसके बाद एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं कि आज आप कहीं चले जाएं, इतना इंफॉर्मेशन भरा हुआ है गूगल में, बट राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं कि भाई ये सरकार ये कर रही है, लोकल में ये है, वैसे ये। तो एक जो पहले जमाने में होता था कि एवरी प्लेस यूज्ड टू हैव एक इंफॉर्मेशन सेंटर होगा, विजडम सेंटर होगा, जहाँ कोई समझ की जानकारी चाहिए है आपको, कोई किचन की जानकारी चाहिए है, कोई मार्गदर्शन चाहिए है, कोई सलाह चाहिए, तो एक वो विजडम कम रिसोर्स सेंटर होता था कि आपको मान लो आज ऐसी हालत है कि मैं अगर मुंबई जाऊं और मेरा पर्स चोरी हो जाए तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि दिल्ली तक आने के लिए किराया किसके पास जाऊं। कुछ कंट्रीज में ये है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और पुलिस आपको पैसा देता है या टिकट दे देता है, तो आप वापस जाके दिल्ली में उसको टिकट के पैसे दे दें रेल पुलिस स्टेशन। बट पहले भारत में ऐसा होता था कि आपका अगर कोई सामान गुम गया, आप लुट-पुट गए, तो आप मंदिर चले जाएं पास के, और मंदिर आपका खाना भी कराएगा, टिकट भी देगा, गाइड भी करेंगे। तो ईच एंड एवरी प्लेस नीड टू हैव 24/7 रनिंग विजडम कम रिसोर्स सेंटर, जिसके पास पैसा भी हो, जिसके पास कंप्यूटर्स भी हो, जिसके पास जानकारी हो। तो ये 2 से 3% लोग अगर पूरे टाइम फुल टाइम देना है और 10,000 की पॉपुलेशन है, तो अगर 2-2 लोग भी लगे, एक लेडीज एक जेंट्स राउंड द क्लॉक, तो मिनिमम 6 लोग तो चाहिए ही है एक गांव में 10,000 पे। और 140 करोड़ में अगर देखेंगे तो ये करीब 2% पॉपुलेशन, 10,000 में करीब करीब 1 से 1.5% पॉपुलेशन को ये इंफॉर्मेशन सेंटर की जानकारी या जो भी है ये मुहैया कराने के लिए दी जा सकती है। ये एक जॉब है। तो ये एक तीसरा जॉब आपके पास आ गया कि भाई ये चीजें दी जा बट इसके पास इनकम कहाँ से आएगी? सुमित जी, फिर हम भूल रहे हैं कि शुरुआत में भी हमने मनी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। ओके, आज आपने 100 रुपए कमाए तो इस 100 रुपए में किसका कितना हिस्सा है? तो इसमें 12% समाज का जो हिस्सा है वो समाज मुहैया कराएगा, और समाज की कुछ जिम्मेदारी है। 12% सरकार लेगा तो सरकार की जिम्मेदारी। तो उस 12% से ये, अब आप कहेंगे कि ये बहुत बड़े परिवर्तनों की बात है, इस शुरुआत कैसे होगी, इस पे एक प्रश्न आ सकता है। तो शुरुआत मैं जैसे अपने घर में देखता हूँ कि मैं जो भी कमा रहा हूँ 12% पेरेंट्स अब नहीं है, तो पेरेंट का पैसा कहाँ है? तो पेरेंट का पैसा आप समाज में ओल्ड एज होम को दे सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं, लेकिन हमारी कमाई में हमारा 12% ही हिस्सा है। अगर 1 लाख रुपए मैंने कमाए तो 12,000 मेरे, 12,000 पत्नी के, बच्चे अब बड़े हो गए, तो अब ये मेरी प्रेरोगेटिव है या जो भी है कि मैं उस पैसे को कहाँ खर्च करूँ। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो समाज में ये पैसा खर्च कर सकते हैं। अभी सरकार टैक्स बढ़ाए जा रही है। यहाँ एक चीज़ ध्यान आती है कि चाइना में एक जो ग्रेट मास्टर हुए लाओ त्से, 2500 वर्ष पहले हुए, उनकी पोएम्स हैं 81 पोएम है, वो 81 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें एक पोएम आती है कि वाई पीपल आर पुअर, जनता गरीब क्यों है? तो उनमें कहते हैं राजा ज़्यादा टैक्स ले जाती है, राजा ज़्यादा कर वसूल लेती है, इसलिए जनता गरीब। उस पर हमने एक किताब एडिट भी करी है, धारयति धर्मा, जो 2500 वर्षों में पहली किताब उनकी रिविजिट हुई है। वो भारतीय मानस के हिसाब से कैसी हुई, चाइनीज सिस्टम भारतीय सनातनी परंपरा में या धार्मिक परंपरा में कैसे आएगा। धारयति इति धर्मा किताब का नाम है, कल्पना सेंगर ने वो लिखी है, मैंने गाइड की है, एडिट की। तो उसमें आता है कि सुसाइड क्यों करते हैं लोग, जैसे फार्मर सुसाइड करते हैं, बिकॉज लाइफ बहुत ज़्यादा डिमांड करती, समाज बहुत ज़्यादा डिमांड करती, और होता कुछ नहीं है। सपोर्ट सिस्टम सरकार कहती है कि मर जाएगा तो 6 लाख रुपए दे देंगे, नेक्स्ट ऑफ द किन, बट जिंदा रहते हुए तो कोई दे नहीं रहा है, तो वो कहते हैं सुसाइड कर लो। तो उस पोएम में ये 2500 वर्षों से चला। तो जो आज हम कह रहे हैं ये 100, 200, 400 वर्षों का नहीं है सिस्टम खराब, ये 2500 वर्ष तो चाइना की स्टोरी है,
लाओ त्से की, आप पोएम में देख सकते हैं, वाई पीपल आर पुअर। और दूसरा ही चाइना में एक और एग्जाम्पल कन्फ्यूशियस का है, उसको भी थोड़ी देर में लेंगे। तो एक 3000 वर्ष का सिस्टम का रिविजिट जरूरी है अगर हमको फिर से खड़े होना, फिर से इस तरह रखना है कि ये सभ्यता सस्टेन करे, ये देश चले। तो उस प्रयोगों पे हमें उठना पड़ेगा, उन पे चर्चा करनी पड़ेगी, स्थानीय स्तर पे, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी पड़ेगी। तो ये हम आग्रह पहले भी किया, पुनः आग्रह करते हैं कि इन चीज़ों पे अल्टरनेट इकोनॉमी जो मॉडल है उस पर चर्चा करें। तो रोजगारों की कमी है नहीं, तो इतना तो हम कह सकते हैं। और रोजगार के बारे में बताएं या इतना ही काफ़ी है? नो, जी। बिकॉज क्या है कि ये रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं, जो आइडियाज़ हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि पॉसिबल कैसे होगा। बट जैसे आपने बोला कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैंने कई कंट्रीज़ में देखा है कि एक्सटेंसिवली मैंने ट्रैवल किया है कि वहाँ पर जैसे सिक्योरिटी का बात करा आपने, कि जैसे चाइना है, इवन बाकी कई का और कंट्रीज़ हैं जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर हर सोसाइटी के अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं जो 24 घंटे वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठा रहता है। वो होता है पुलिस का आदमी, लेकिन सोसाइटी पे करती है। जैसे हमारी भी सोसाइटीज़ में भारत के अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ पर वो पुलिस की वर्दी है उसके पास, चाइना में और बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज में ट्रेनिंग पुलिस से ली हुई है, और उसके बाद वो वहाँ पर काम कर रहा है, जिसकी सैलरी आती है सोसाइटी से। यानी कि करोड़ों लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं जो पूरे सिक्योरिटी का काम करेंगे। उससे जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है वो भी कम होगा, चोरी चकारी भी कम होएगी। तो एक इतना जो स्ट्रेन आता है हमारी रिसोर्सेज के ऊपर वो भी कम होगा। बात आप सही कह रहे हैं कि पेड़ लगाना सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, पूरा इकोसिस्टम है। सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसकी पूरी मैनेजमेंट है एक पीछे जो करनी पड़ती है। तो दीज आर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। और आपने बोला कि ओल्ड टाइम्स में जो मंदिर होता था वो सारी चीज़ों को देखता था, अभी कौन देखेगा? तो व्हेन यू से सोसाइटी देखेगी, सोसाइटी मीन्स व्हाट? हाँ, दिस इज मतलब लाइक एक धर्म का पुनरुद्धार की बात अगर हम, आप मेरा लिंक्डइन वगैरह देखें और पीछे भी कही कि एक धर्म का पुनरुद्धार चाहिए, और धर्म संस्थानों का भी पुनरुद्धार चाहिए कि आप धर्म संस्थान, तब यहाँ पे जो धर्म के बीच में खाई है, हिंदू मुस्लिम हिंदू ईसाई जो भी है चीज़ें चल रही, तो एक बेसिक ब्रॉडर डिस्कशन चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि लास्ट 3000 या 3300 वर्षों में जितने भी धर्म हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं की। इकोनॉमिक्स मार्केट फोर्सेस को छोड़ दिया या गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, मुस्लिम हो और बहाई हो, सिख धर्म हो, दे लेफ्ट कंप्लीटली इकोनॉमिक्स टू द मार्केट फोर्सेस। अब जब आप मार्केट फोर्सेस को देखो तो अगर मैं मंदिर जाता हूँ और मैं कुछ डिमांड करता हूँ और भगवान जी मुझे नहीं देते हैं, तो मैं बैरंग वापस आता हूँ खाली, अल्लाह ताला के पास गया और खाली वापस आएगा, फिर मुझे वही झेलना। तो समाज में धर्म के प्रति आस्था खत्म हुई, जितने भी धर्म, हिंदुओं में भी नहीं है, बेसिकली सनातनी व्यवस्था में थी, जो आज हिंदू दिखाई दे रहे हैं उसमें भी ये सिस्टम की बात नहीं होती कि भैया रोजगार कौन देगा। भगवान जी सिर्फ प्रसाद लेके आ गए, चन्नामृत लेके आ गए या कुछ और लेके आ गए, भभूत लेके आ गए, ताबीज लेके, उससे तो काम नहीं चले। तो एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो सनातन व्यवस्था है वो पूरी इकोनॉमिक्स की बात करती है, इसलिए वो सस्टेन की, उस पर परिवर्तनों की जरूरत नहीं, लोगों ने उसको एम्ब्रेस किया था। सनातन व्यवस्था एम्ब्रेस की जाती है, नॉट कि पर फोर्स आपको सनातनी होना है। तो वो एक पूरा का पूरा एक कवायद की चर्चा है आज की डेट में, जरूरत है। और उसमें जितने भी साधु संत हैं, इवन शंकराचार्य लोग कहीं उस चीज़ों पे तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, वो तो लगता है उनका ध्यान ही नहीं है, या वो खुद भी दूषित हो गए हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान जब तक नहीं दोगे, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दोगे या राज्य के या देश के ऊपर छोड़ दोगे, तो चीज़ें नहीं चल। एक पूरी की पूरी कवायद है। अगर रिसरेक्शन पुनरुद्धार की बात करें तो ये चीज़ें समाज लेगा। मेरी जिम्मेदारी एज ए फादर, एज ए सन, एज ए ब्रदर जितनी है मुझे करनी चाहिए। जो समाज की जिम्मेदारी आज सरकार ने ले ली तो समाज एक खत्म हो गया। तो इस समाज की जिम्मेदारी समाज को लेने की, और सरकार को रिस्ट्रिक्ट करके
समाज के ऊपर छोड़ने का है। तो पीछे हमने एक बार बात की थी कि स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट हो गए, पैसा इसी में खर्च हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं, समाज की ज़रूरत है। तो एक लोकल यूनिट, एक नेशनल यूनिट। ये सरकार सेंसिबल है, शायद इस कदम को ले पाए, तब चीज़ें चल जाएंगी। आज भी अगर धीरे धीरे एंटरटेनमेंट की बात है, जो मेन एंटरटेनमेंट है, जो बुजुर्गों के, महिलाओं के और यूथ जो खाली टाइम है, उनके लिए एंटरटेनमेंट तो आप बिना सरकार की इजाज़त के कर ही सकते हैं। 8% लोगों को रोजगार दे ही सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन कम गाइडेंस सेंटर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या एक सिटी का एक खोल ही सकते हैं। आप स्पोर्ट्स का शुरुआत कर ही सकते हो। और पैसा, और सरकार टैक्स लेती है, चीज़ें खड़ी कर रही। आज अगर हम बोलें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में 10 करोड़ 15 करोड़ खर्च हो जाते हैं एक सेंसिबल कैंडिडेट के, और 3-4 पार्टियां हैं तो 40 करोड़ रुपए खर्च। अगर वो समाज में इतना पैसा वैसे ही फंड कर दें तो शायद वैसे ही जीत जाए, प्रचार करने की जरूरत ही नहीं रहे किसी भी पार्टी को। तो एक नेशनल चीज़ें निकल के आने की उम्मीद मुझे दिखती है। और आज इतने चीज़ों से चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले 1.5 वर्षों में मैंने सिर्फ 1-to-1 चर्चा की है। आइसोलेशन में, कॉलेज सॉलिट्यूड में समाज इस बात के लिए तैयार है। समाज कहता है शुरुआत हो, तो शुरुआत एंटरटेनमेंट से हो सकती है, वहाँ लोग बैठेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था भारत का, इसमें महाराष्ट्र में गणेश पूजा शुरू कराई गई। वो इसीलिए शुरू कराई गई कि लोग आके एक साथ बैठें तो चर्चा तो करें। और उस दौरान आप देखेंगे पूरे देश में, गुजरात में गरबा होता है, वेस्ट बंगाल में काली पूजा हो रही है, कहीं पोंगल हो रहा है, कहीं लोहड़ी हो रही है। ये एक त्योहारों को सेलिब्रेशन शुरू किया। तो ये जो हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, बेसिकली बिगिनिंग ऑफ इनिशिएशन और चेंजेस कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। आप अगर इजाज़त दें तो एक और लेके प्लीज कंटिन्यू। हो सकते हैं। आज अगर आप खाना खाते हैं तो मान लो गोभी की सब्जी खाई, आलू की सब्जी खाई, जो भी, टमाटर, तो इसमें जो रॉ कट के बनता है, जैसे गोभी का फूल लेंगे, बाकी चीज़ें बेकार जाएंगी, उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया। और सब्जी खाने के बाद जो बच जाएगी वो आप डस्टबिन में डाल देंगे। कचरा इकट्ठा करने वाला एक दिन बाद आता है, नेक्स्ट डे। कायदा कहता है कि अगर बनाने के पहले खाना, जो गोभी का पार्ट बचा है, 2 या 3 घंटे के अंदर गाय को दे दिया जाए तो वो गाय का खाना होता है, वो वेस्ट नहीं होता है। ऐसे ही बचा हुआ खाना अगर कुत्ते को, बिल्ली को और इनको जानवरों को दे दिया तो उनका खाना होता है। आज जो होता है कि सफाई के नाम पे एक दिन बाद आता है, वो पॉलीथीन में इकट्ठा होता है। मैं एक जगह रहा हूँ, 15-20 लोग हम लोग थे, तो रोज लंगर करते थे 3 महीने। 3 महीने में हमारे पास से कोई कचरा नहीं निकलता था। जैसे ही सब्जी कटी, बाहर एक भगोने में डाला, गाय आती थी, खा लेती थी। जैसे ही खाना पूरा खाया तो बाहर रख दिया, कुत्ते वगैरह खा जाते थे, कुत्तों के पास दिया। इवन जो बचा हुआ बर्तनों में अपशिष्ट बचता था, उसको भी अगर हम धो के पानी में, बाल्टी में रख दें तो गाय पी जाती थी, वो भी बेकार नहीं जाता। तो जो पहले गाँव में आज भी सफाई नहीं है, वो इसलिए सफाई का प्रोग्राम नहीं है, और तब भी सफाई है वो इसलिए कि वहाँ कुछ बचता ही नहीं है, गंदगी। और शहरों में गंदगी इकट्ठी हो रही है, जिसमें आप एक पहाड़ जैसे बन गए हैं गंदगी। तो अगर हम कचरा या खाने के बाद 2 घंटे के अंदर कलेक्ट करना शुरू करें तो एक तो सफाई रहेगी, और ये रोजगार देगा, और ये गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, मेंढक, केचुए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को खाना देगा। इस पूरे के पूरे कवायद में 3 से 4% लोगों को नौकरी मिल सकती है, और जो पहाड़ वगैरह बनेंगे, जो पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है, वो पॉल्यूशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी भारत में है, या बीजेपी है फॉर दैट मैटर, तो आज कोई सांसद बन गया तो उसको ऑबलाइज करने के लिए किसी को विधायक बनाना है, विधायक को पार्षद बनाना है, पार्षद को पंच सरपंच बनाना है। तो ये सिस्टम एक शहर में चल भी रहा है,
बट वो दूसरे शहरों में इसलिए नहीं पहुंच पाता कि पार्षदों को आपको चुनाव में टिकट देना है, उनको कुछ काम देना है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सीधा लोकल आएगा, स्टेट वगैरह गायब हो जाएंगे, तो इजीली किया जा सकता। उसके बाद भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे एक कॉलोनी है या हाउसिंग अपार्टमेंट, तो उसमें शाम को खाना इकट्ठा करें और जो गौशाला है उसको भेज दें, तो ये बुजुर्गों को काम मिल गया, हाउस लेडीज को काम मिल गया। तो एक शहर में उस कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे हम, बट ऐसा सिस्टम लाया जा सकता है और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम मैनेज हो जाए। तो खाना जो कचरा आज दिन में एक बार इकट्ठा करते हैं, वो कचरा 3 बार इकट्ठा करेंगे, एक सवेरे, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। वो इकट्ठा करेंगे तो सड़कों पे कचरा नहीं दिखाई देगा। बाकी ओनली थिंग व्हाट विल रिमेन इज अ प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, जो भी है, ये चीज़ें दिखाई दें और ये इजीली सेग्रीगेट हो सकती है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, अगर हम 3 बार कचरा इकट्ठा करें तो आराम से चल सकता है। सफाई में एक मुद्दा और है, अगर भारत में आप जाएं तो लेडीज़ों के साथ बहुत प्रॉब्लम है, इवन दिल्ली में। माई वाइफ गोज तो वो सी एंश्योर के पहले वो बाथरूम जाए, बिकॉज शहर के अंदर एक प्रॉपर यूरिनल मिलना, एक प्रॉपर टॉयलेट मिलना भी दिक्कत हो गई। दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में भी यही हाल है। और जो पिछड़े राज्य हैं, बिहार जैसे, वहाँ तो इतनी बदबू आती है बाथरूम में, पब्लिक में, कि पीपल प्रेफर टू गो इन ओपन। उससे कोई, तो ये जो बाथरूम बनाने का सिस्टम है, इसको प्रमोट करके और ये प्राइवेटली मेंटेन हो, तो ये 1 से 1.5% लोगों को रोजगार तो नहीं, बट बिजनेस और रोजगार दोनों मिला के दे सकता है। तो जरूरत है कि एक खाने में अगर 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बाथरूम जाने में 100 रुपये, 50 रुपये तो खर्च करना एक लाजमी। वाई पीपल वांट कि ये फ्री में हो। तो एक प्रॉपर बाथरूम हो, मल्टी स्टोरीड बाथरूम हो, जिसमें इंडियन स्टाइल में कमोड हो, बच्चों के लिए अलग हो, और अगर टॉयलेटरीज भी वहाँ बिकें, सिगरेट भी बिकें, तो लोग वहाँ प्रॉपर बाथरूम हो, नहाने की व्यवस्था है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हम मिस कर रहे हैं। स्पेशली जो तीर्थ यात्रा की जगह हैं, जो बिजी मार्केट हैं, कमर्शियल प्लेसेस हैं, वहाँ ये हो सकता है। नहाने की भी व्यवस्था हो और उसका जो पानी निकले वो सेंट्रलाइज, आप वहाँ पर लोकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वो सब कर सकते। तो इतना सारा जो कचरा बहाने का है कि एक जगह शहर का ले गए, उससे बचत होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे सरकार, बिजनेसमैन और रिलीजियस सेंटर तीनों को मिलकर काम करना होगा। तो इसमें तथाकथित जाते हैं जो नहीं है, वो उनको रोजगार मिलेगा और एक इकोसिस्टम ठीक होगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे अगर इस तरह से चलेंगे तो यू विल हैव प्लेंटी फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मे बी सैलरी विल नॉट बी लाइक कि आप सोचोगे 1 लाख सैलरी और 2 लाख रिश्वत है, इस तरह का अगर आप सोच के चल रहे तो वो सबको कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता। 10 बिल्कुल लाख सही कह रहे हैं। दिस इज समवेयर वेयर एटलीस्ट कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। कुछ बिल्कुल ज़ीरो इनकम से एटलीस्ट कुछ तो इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड ये ऐसे काम है जो मैं अभी मोटा मोटी समझा हूँ कि अगर इसे कलेक्टिवली किया जाए तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल ऑल्सो, जहाँ पर बिजनेसमैन है, सोसाइटी है, ये सब इकट्ठा कर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, सफाई भी रहेगी और एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा विच इज़ सेल्फ सस्टेनिंग। और ये बिजनेस भी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सोसाइटी की सेवा के लिए भी कई लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जैसे रिटायरीज हैं, कई बार बोलते हैं कि हम बिजी रहना चाहते हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो दे कैन जॉइन हैंड्स इन दिस वन और एक मुहिम शुरू हो सकती है। मुझे याद है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ लुधियाना में, मेरे जो घर है वहाँ पर भी एक जो ओल्डीज़ हैं उन्होंने एसोसिएशन बनाया हुआ है कि घर में कोई भी जैसे रोटी है बच गई, अब फेंक देते हैं, तो सब कुछ वो इकट्ठा करके वो ले जाते हैं। कोई आलू आटे का पेड़ा है या कोई रोटी बनी है, वो जाकर गौशाला में वो डाल कर आते हैं। तो हर रोज़ सुबह आता है कि आपकी पुरानी कोई बासी कोई सब्जियाँ पड़ी हैं, सब्जी तो नहीं, रोटियाँ पड़ी हैं, कुछ भी है तो हमें दे दीजिए। तो ऐसा सिस्टम ओल्डीज़ ने शुरू किया हुआ है ये वाला। सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग, समवेयर वो है, लेकिन उसको और तेज़ी से आगे लेके जाया जा सकता है। एंड इट कैन बिकम अ वेरी गुड स्कीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
एक पॉइंट और यहाँ पे एनीथिंग ऐड एल्स? करेंगे, एक पॉइंट और एम्प्लॉयमेंट में प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, वाटर बोटल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पानी पीने में पहले सब जगह प्याऊ होती थी, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन। और यू विल सरप्राइज कि गर्मियों में वो मटके का पानी देते थे, बारिश में तांबे के बर्तन में पानी देते थे, और विंटर में पीतल के बर्तन में पानी देते थे, जो कि डॉक्टरी लिहाज से और हेल्थ के लिहाज से सबसे सही है। आज सारी प्याऊ बंद हो गई, वाटर बोतल में आता है और मतलब वो फ्रीज्ड होता है, गर्मियों में भी फ्रीज्ड और ठंडों में भी फ्रीज्ड। तो ये जो एक वाटर बोतल का है, और अगर हम प्याऊ खोलें जनता को पानी पिलाने में भी अगर आप करें, तो बिजनेस मॉडल हो सकता है उनका ख़त्म हो, जो आज पानी बेच रहे हैं, जिसमें बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। बट लोकल आप 1 से 1.5%, 2% लोगों को, मतलब 2 से ढाई करोड़ 2 करोड़ लोग करीब करीब पानी पिलाने में ही लग सकते हैं। जो कई कुंभ होते हैं वहाँ कई समाज पिलाते हैं, लेकिन आज की डेट में जो कम्युनिटी के टैंक हैं उसको लोग तोड़ देते हैं, इसलिए कि उनकी वाटर बोटल्स नहीं बिकेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं पानी पिलाने का, ये धंधा भी 1 से 1.5%, 2% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, पूरा का पूरा प्लास्टिक वेस्ट बचा सकता है। और इसमें अगर सारे व्यक्ति, जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मैं एक थैला लेके, एक बोतल लेके चल सकता हूँ, प्याऊ मिलेगी उसमें, रिफिल कर लो, बोतल अच्छी वाली भी हो सकती है, फिर थर्मस फ्लास्क भी हो सकता है। हमको क्यों वाटर बोतल खरीदना है और फेंकना है? तो ये पानी का मुहिम जो प्लास्टिक वेस्ट का है, उसको आप रोक सकते हैं। और पूरे के पूरे भारत में कम से कम जितने वाटर बॉडीज हैं वो वाकई में गंदे हो गए, उनकी कईयों पर कॉलोनीज बन गई है। तो वाटर बॉडीज रिवाइव करने में भी एक रोजगार चाहिए है, जो सरकार और समाज मिलके कर सकते हैं। अभी सरकार चाहती है कि चीजें उनकी जनता करे, वो फ्री में कर दे, बच्चों को लगा दें, जैसे चाइना में आप बोल रहे हैं, बच्चों को लगा दिया, पेड़ ऑन करें। बट पेड़ ऑन करने से ही नहीं होगा जब तक मुझे पूरी फ्रीडम नहीं है कि मैं पेड़ का जो फल आएगा मैं ले जाऊँ, पेड़ का 25 साल बाद लकड़ी जो आएगी मैं ले जाऊँ, वो सरकार की होगी। पेड़ काटना है तो सरकार से पूछूं। तो जब तक पूरी लिबर्टी नहीं होगी पेड़ के ऊपर, तब तक वो पेड़ लगना कुछ समय तो ठीक है, चल जाएगा, बट वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं। तो अगर ट्राइबल्स की बात करें तो दे हैव ऑनरशिप। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्राइबल्स ने जंगल खत्म कर दिया। वो टहनी तोड़ते हैं, वो पत्ते तोड़ते हैं, वो शिकार भी कर लेते हैं आसपास, बट पूरे के पेड़ जंगल खत्म हुए। जंगल तो मिली भगत से ही खत्म हुए हैं, कि कश्मीर का जंगल है या जितने हिमालय में, तो 1974 तक भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वो चिनार की लकड़ी, 400 बरस पुराने पेड़ बहुत सारे देशों ने खरीदे, और वो ऊपर से गिरा देते थे, पहाड़ के नीचे गिरते थे, वो ले जाते थे। और वो फिर एक सेलिब्रिटी आए, उन्होंने चिपको आंदोलन किया, और चिपको आंदोलन में एक ऐसे पेड़ लगा दिए जो जमीन से पानी सोखते हैं। तो इकोसिस्टम खराब करने उन सेलिब्रिटी ने, वो उत्तराखंड के थे, उन्होंने काम किया। बट रिवाइवल जरूरी है ये चीज़ों का। तो ये जो मुहिम है समाज की तरफ से होनी चाहिए, सरकार को समाज को प्रोत्साहित करना चाहिए, डिस्कशन की ज़रूरत है, और समाज कुछ काम बिना सरकार की इजाज़त के भी कर सकता है लोकल। बट ज़रूरी है कि हम प्रार्थना व्यक्तिगत रखें, जोर जोर से ना चिल्लाएं। तो एक अगर स्लोगन है, प्रेयर इज पर्सनल, प्ले काम करना एक खिलाड़ियों के साथ और पार्टी जनता के साथ। प्रे प्ले पार्टी एक स्लोगन जो मीता में आपको देखने को मिलेगा। कबीर ने भी कहा, खेले हुए खाई हुए ध्यान धरी हुए। नानक ने भी कहा, काज करो बढ़ चलो। तो पर्सनल अगर हो, ये मस्जिदों में जो शोर हो रहा है, मंदिरों में हो रहा है, गुरुद्वारे में, प्रेयर कलेक्टिव हो गई है, पार्टी इंडिविजुअल हो गई है, और प्लेयर कुछ बचा नहीं, खेल काम बचा नहीं। तो प्रेयर पर्सनल हो, भाई घर में पढ़ के जाओ। मस्जिद में अगर करना है तो एक पानी बांटने का काम ले लो, चक्की चलाने का काम ले लो, मंदिर एंटरटेनमेंट का काम ले लो, तब चीज़ें चलेंगी। तो इस पर एक चर्चा की ज़रूरत है। बट मेरा सबमिशन इस बारे में फर्म है
कि अगर हम रिवाइव करेंगे तो हम सस्टेन करेंगे, भारत सस्टेन करेगा और दुनिया को मार्ग भी दिखा सकेगा। अदरवाइज हम इस कगार पे आ गए हैं कि कितना भी कहते रहें कि जनता परेशान है। 80 करोड़ लोगों को जब आप खाना दे रहे हो, माना है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जो 140 में 60% आता है, तो अगर देश की 60% जनता फ्री राशन पे जी रही है तो स्थिति ठीक नहीं है, ये कही जा सकती। तो एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक डिस्कशन चाहिए। और एक लास्ट चीज़ कहें कि दुनिया में जितनी इकोनॉमिक थ्योरीज थी, बार्टर सिस्टम से लेके कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी थी, ये सब फेल हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेड है कि फेल हो गई हैं, लोगों ने एक्सेप्टेंस है, तो इससे कहीं नहीं चल सकता। एक नया अल्टरनेट पर डिस्कशन जरूरी है ही। अब मैं कहूँ कि मैंने लिखी है या मैंने गाइड की है, ये एक भगवान का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन चीज़ें आई हैं तो मैं कहूँगा कि इस पर चर्चा हो, रोजगार मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आपको जो कहना है, आप चाइना में बैठे हैं, काफ़ी रोजगार देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे मिले, इंडस्ट्रीज़ में एक वर्किंग एनवायरनमेंट हो कि काम के बोझ के तले लोग इतने परेशान हो गए कि सुसाइड करने। एक अर्नेस्ट एंड यंग में हुआ, भारत में कई जगह 14-14, 15-15 घंटे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रेगुलेट होने की ज़रूरत है कि 8 घंटे बहुत है ना? क्योंकि उनका खाना पीना हो सकता है, मेरे को खाना अच्छा मिल रहा है, मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ। जो हैंड टू माउथ है वो 8 घंटे से ज़्यादा करेगा तो गिर पड़ेगा। तो एक रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है जो समाज कर सकता है, और सरकार को समाज को ताकत देनी होगी, तभी देश आगे चलेगा। सो बहुत बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन जो सोसाइटी कर सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, वो भाई हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग सुन रहे हैं आपने सब देख लिया कि व्हाट आर द प्लान्स विच अग्रवाल जी ने हमारे साथ शेयर करे। इसमें से कौन सी चीज़ें जो हम खुद शुरू कर सकते हैं, कौन इस मुहिम में सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाएगा कि भाई वो सबसे पहले अपने एरिया में इस काम को शुरू करवाएंगे। कोई हो सकता है कोई मंदिरों के कोई प्रेसिडेंट हो या जो भी इनकी मैनेजमेंट के लोग हों, एटलीस्ट वो तो अपने मंदिर से एक पावर सेंटर शुरू कर सकते हैं जहाँ पर पूरी सोसाइटी को हेल्प करने का एक मुहिम शुरू हो सकती है। बजाय कि जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार वो आपसे निकाल के ले जाती है और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करती है ये आपको पता भी नहीं है। अगर पता भी है तो वो लगता नहीं है कि हमारी सोसाइटी के ऊपर वो पैसे लग रहे हैं। दैट मीन्स कि एक सिस्टम है जो क्रिएट हो सकता है। और जो अल्टरनेट इकोनॉमी का जो पूरा मॉडल समझाया अभी नरेंद्र जी ने, इट इज़ रियली रिमार्केबल। मुझे मेरे दिमाग की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई हैं इस सारी चीज़ों को देखने के बाद कि इसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो मैं कोशिश करूँ तो शुरू करवा सकता हूँ। देखते हैं अब कौन इस मुहिम में आगे मेरे साथ हाथ जोड़ाएगा और इसको आगे लेके जाएगा। आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट्स। अब सामने कौन आएगा ये वक्त बताएगा, एंड आई विल वेट फॉर योर ईमेल्स। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इवन मेरे ट्विटर के ऊपर या मेरे टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर आप जाकर ज्वाइन कीजिए, सेंड अ मैसेज टू मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। दोबारा से इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब लोगों के मैसेजेस आएंगे तब। थैंक यू।